দেখো রেকর্ডিং মেসেজ গেছে, স্ক্রিন শেয়ার হচ্ছে। সুদীপ তোমাদের স্ক্রিন শেয়ার হয়েছে? হ্যাঁ ম্যাম, 3-4 হয়েছে ম্যাম। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फाइनल अकाउंट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी स्टार्ट किया था, ठीक है। वो आज शायद कंप्लीट हो जाएगा हम लोग पढ़े। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 यहाँ से करते हैं। इसमें हम लोग को बनाने के लिए बोला है सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट मिस्टर पंकज का। तो पहले लिख लो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर पंकज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, बाद में पढ़ते हैं क्या क्या दिया। क्वेश्चन 1 इन द बुक्स ऑफ मिस्टर पंकज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। इस क्वेश्चन में ना कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है, जो भी है हम लोग को यहाँ से डायरेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले बोल रहा है कि मिस्टर पंकज रन्स ए फैक्ट्री विच प्रोड्यूसेस मोटर स्पेयर्स। मोटर स्पेयर्स ऑफ एक्सपोर्ट क्वालिटी, मतलब ये लोग मोटर स्पेयर्स बना के एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट क्वालिटी का। द फॉलोइंग डिटेल्स वेयर ऑब्टेन फ्रॉम हिज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। सबसे पहले बोला है WIP, ठीक है। WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग, कहाँ जाएगा टू मैन्युफैक्चरिंग, तो ट्रेडिंग टू ओपनिंग WIP 3,90,000, ठीक है। ओपनिंग WIP यहाँ पर आएगा। फिर उसके बाद बोला है क्लोजिंग भी है, तो क्लोजिंग किधर आएगा, बाई साइड, बाई क्लोजिंग WIP 5,07,000। अच्छा, फिर इसके बाद है देखो रॉ मटेरियल परचेज ओपनिंग क्लोजिंग रिटर्न, तो ये सब मिला के एडजस्ट करके क्या आ जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। तो ये लिखो रॉ मटेरियल कंज्यूम, जस्ट इसके बाद टू रॉ मटेरियल कंज्यूम, इसके बाद टू रॉ मटेरियल कंज्यूम ही आता है। तो मैंने R.M लिख दिया है रॉ मटेरियल को। सबसे पहले दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक, OP डॉट लिख दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक है 3,02,000, परचेज 12,10,000। ओपनिंग स्टॉक है 3,02,000 प्लस परचेज 12,10,000। परचेज हो गया 12,10,000, ठीक है। फिर उसके बाद रिटर्न लेस कर दो 18,000 और क्लोजिंग 3,10,000, तो लेस रिटर्न 18,000। तो इसको एक बार एडजस्ट करो, ये एडजस्ट करने से हम लोग चाहे तो ऐसा कर सकते, चाहे तो पूरा भी कर सकते। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, रॉ मटेरियल अवेलेबल। तो इतना है यूज करने के लिए, कितना है 3,02,000 ओपनिंग में था, परचेज में 12,10,000, तो 15,12,000 माइनस 18,000, 14,94,000। ओ सॉरी 14 है, 5, ठीक है सर, 12 3 अब लेस कर देंगे इसमें से रिटर्न, जो कि है हम लोग का, सॉरी रिटर्न बोल रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक है हम लोग का 3,10,000, मतलब 11,84,000, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद देखो इनडायरेक्ट मेटेरियल, तो इनडायरेक्ट सारा खर्चा हम लोग टू इनडायरेक्ट बोल के लिखते हैं ना, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोल के, तो वहां लिख देंगे, ठीक है। तो वेजेस, হ্যাঁ ওয়েজেস না, তার এই যে এখানে দিয়েছে না ইনডাইরেক্ট উপরে দিয়েছে, তো ইনডাইরেক্টটা আমরা সব ডাইরেক্ট লেখা হয়ে গেলে লিখি, ঠিক আছে।
तो अभी लिखेंगे टू वेजेस, टू डायरेक्ट वेजेस लिख दो, डायरेक्ट वेजेस उन्होंने लिखा है, यहाँ डायरेक्ट वेजेस ही हम लोग लिखेंगे। अगर इनडायरेक्ट वेजेस होगा तो उसको कहाँ लिखेंगे, इनडायरेक्ट के हेड में लिखते हैं। तो डायरेक्ट वेजेस, अच्छा दोनों ही है, तो डायरेक्ट वेजेस 2,10,000। अच्छा, और डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो कि है रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, 1,30,000। देखो, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस रॉयल्टी, 1,30,000। इसके बाद सारा इनडायरेक्ट खर्चा होगा शायद, और तो कुछ है नहीं, देख लेते हैं। हाँ, ये देखो, रिपेयर्स मेंटेनेंस, ये क्या है, इनडायरेक्ट। डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री शेड, ये भी क्या होगा, इनडायरेक्ट डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन को हम लोग 1 यूनिट फिनिश गुड्स में इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। बाई प्रोडक्ट जो है वो किधर चला जाएगा, क्रेडिट साइड, है ना। बाई प्रोडक्ट बेच के क्या होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर देता है। ठीक है, तो अब लिखो टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ओवरहेड का मतलब ही होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, अब इनडायरेक्ट भी लिख सकते हो, ओवरहेड भी लिख सकते हो। इनडायरेक्ट में क्या क्या आ जाएगा, इनडायरेक्ट मटेरियल 16,000, इनडायरेक्ट मटेरियल 16,000। अच्छा, और था इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस है हम लोग का, चलो, 48,000। इसके अलावा इधर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 2,30,000, repairs and maintenance 2,30,000। repair में depreciation on factory shed 40,000, depreciation on factory shed 40,000, depreciation on plant and machinery 60,000, depreciation on plant and machinery 60,000। और बाई साइड में लिख दो, बाई बाई प्रोडक्ट, बाई सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट 20,000, बाई सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट 20,000। इधर लिखो, बाई सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट 20,000। ठीक है, तो ये इधर का टोटल कितना आ रहा है, देखो, मतलब डेबिट साइड पे, हम्म 23,08,000 बाई ट्रेडिंग अकाउंट 17,81,000 कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड भी लिख सकते हैं, 23,08,000। अच्छा, ये वाला आसान था। ठीक है, इसमें वैसा कुछ दिया नहीं है हमें, उतना भी कुछ नहीं दिया। ठीक है, बस कहाँ पर क्या आएगा वो सही सही लिखना है। इनडायरेक्ट में इनडायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट कहाँ पर लिखना है, पहले डायरेक्ट लिख लिया जाता है, उसके बाद ही इनडायरेक्ट लिखना पड़ता है। सबसे पहले ओपनिंग WIP, फिर मेटेरियल डायरेक्ट, फिर डायरेक्ट वेजेस, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस, फिर उसके बाद सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखना। Following are the manufacturing account, creditor account, and trading account provided by Mr. Shivi related to 21-22. There are certain figures missing. ठीक है, यहाँ कुछ missing figures है, हम लोग को find out करके देना है। ये additional information है इसके थ्रू से। ठीक है, तो क्या क्या फाइंड आउट करने बोला है, एक बार देखो। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना के देना है, नहीं ये सब है। अच्छा, मिसिंग फिगर्स निकाल के देना है, ये सब अकाउंट से।
ठीक है, तो अकाउंट्स पहले बना लेते, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे ना जो हमारा मिसिंग फिगर्स है। तो देख के पहले रॉ मटेरियल अकाउंट बना, पहले लिखो रॉ मटेरियल अकाउंट, रॉ मटेरियल अकाउंट। अच्छा, इसमें है टू ओपनिंग स्टॉक 1 लाख, टू ओपनिंग स्टॉक 1 लाख बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये हमें फाइंड आउट करके देना है। टू क्रेडिटर्स, इधर ये भी फाइंड आउट करके देना है। टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ये भी फाइंड आउट करके देना है। बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो ये तीन फिगर यहाँ पर हम लोग को फाइंड आउट करके देना है। इसके बाद है क्रेडिटर है, इसके बाद लिखो क्रेडिटर है। उसमें लिखो टू बैंक 22 लाख, टू बैंक 22 लाख, टू बैलेंस CD 6 लाख, टू बैलेंस CD 6 लाख बाई बैलेंस BD 15 लाख, बाई बैलेंस BD 15 लाख। तो यहाँ पर बस कुछ लिखा नहीं है, बट क्या आएगा वो हमें खुद से फाइंड आउट करना पड़ेगा। और लास्ट पे लिखो मैन्युफैक्चरिंग ऐसा। टू मटेरियल रॉ मटेरियल कंज्यूम ब्लैंक रहेगा, टू रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये फाइंड आउट करके देंगे। टू वेजेस 3,50,000। अच्छा रुको एक मिनट, हाँ ये मत लिखो, एक बार नीचे क्वेश्चन बाकी पढ़ देते फिर लिखना। बोल रहा है कि परचेज ऑफ मशीनरी 10 लाख हैज बीन ओमिटेड, तो इन्होंने मशीन खरीदा है बट उसका एंट्री नहीं किया, ठीक है। तो ये ओमिशन हुआ है, तो इसका एंट्री हमें करना पड़ेगा। अब इसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा, हमारे पास तो तीन अकाउंट है, रॉ मटेरियल में आएगा नहीं, क्रेडिटर में आएगा, क्रेडिटर में, हाँ क्रेडिटर में आएगा अगर क्रेडिट में खरीद रहे हैं तो। लेकिन नॉर्मली ये क्रेडिटर अकाउंट मुझे जितना लगता है वो रॉ मटेरियल के लिए बना हुआ होगा। पढ़ के देखते हैं मशीन कैसे खरीदा है। मशीनरी या चार्जेबल है डिप्रिशिएशन, तो परचेस किया है इतना, लेकिन बोला तो नहीं है कि क्रेडिट में किया है। नहीं है, ठीक है, क्रेडिटर देख लेंगे वहां अगर आता है तो। बोला है एंट्री नहीं किया है, मेनली इसका क्या आना चाहिए, डिप्रिशिएशन। मशीन खरीदा है बट उसको दिखाया नहीं, तो उसका डिप्रिशिएशन चार्ज नहीं हुआ है, तो डिप्रिशिएशन कहाँ दिखेगा, क्योंकि ये मशीन है, ठीक है। अगर ये मशीन नहीं होता तब ट्रेडिंग में आता, तो यहाँ पर आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर इन्होंने जो डिप्रिशिएशन दिखा रखा है ये कम होगा वैल्यू, मतलब ये कुछ दिखा रखा है, किसी दूसरे एसेट्स और भी होंगे बट ये मशीन का तो नहीं दिखाया होगा, क्योंकि बोल तो रहा है कि मशीन का कोई एंट्री हुआ नहीं है। तो इसीलिए मैंने लिखने मना किया कि ये वैल्यूज हमें चेंज करने पड़ रहे। वेजेस बोला है पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स 3 लाख, पेड टू लेबर एट ऑफिस 50,000। तो यहाँ पर हमें कौन सा वेजेस दिखाना चाहिए, हाँ तो देखो वेजेस इंक्लूड बोला है, मतलब इसके अंदर दो वेजेस इंक्लूड है, एक 3 लाख और एक 50,000। 3 लाख का है फैक्ट्री वर्कर है और ये वाला है ऑफिस लेबर, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा, तो सिर्फ यहाँ पर कितना दिखेगा 3 लाख, ठीक है। तो वो भी हमें ठीक करना पड़ेगा। अच्छा फिर
यहाँ पर देखो बोल रहा है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब ये वाला, ठीक है। इसमें क्या क्या इंक्लूड कर रखा है इन्होंने, बोला है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऑफ 80,000 ऑफ विच 30% ऑफिस का है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पूरा 80,000 है, जिसमें से 30% अगर ऑफिस का है तो बाकी फैक्ट्री का होगा 70%। तो 80,000 का 70% यानी कितना, तो यहाँ पर कितना इंक्लूड होना चाहिए इस लेकिन इन्होंने क्या कर रखा है पूरा ही, क्योंकि बोला है ना इंक्लूड कर रखा है फॉलोइंग इलेक्ट्रिक चार्जेस इतना, बट इतना नहीं होना चाहिए, तो 56 होना चाहिए, तो बाकी 30% जो एक्स्ट्रा इंक्लूडेड है वो लेस हो जाना चाहिए, ठीक है। फ्यूल चार्जेस 20,000, तो ये ठीक है कि गलत है? ठीक है। फ्रेट इनवर्ट, हाँ, और डिलीवरी चार्जेस टू कस्टमर, नहीं ये पीएल में आता है, याद करो जब हम लोगों ने वो वाला फाइनल अकाउंट्स किया था तब क्या बोलते हैं उसे, कैरेज आउट, ठीक है। तो ये थोड़ी यहाँ पर आएगा, तो ये तो सेल के लिए है, ठीक है, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड रॉ मटेरियल अकाउंट, तो हमें दोनों ही बनाने के लिए बोला है बस, ठीक है, सोल्यूशन में। ठीक है, मैंने क्रेडिटर, इसका मतलब जो है वर्किंग नोट में चले जाना चाहिए, अब बना लिया तो बना लिया, छोड़ो, ठीक है। मतलब इसको फिर से नहीं तो हटाना पड़ेगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये सब देख देख के नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये सब चेंज होगा तो फिर ये ट्रेडिंग वाला वैल्यू भी क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि इसका पूरा टोटल करने पे ही तो इधर आता है ना वैल्यू। ठीक है, चलो तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा अकाउंट में, ये जो रॉ मटेरियल अकाउंट है ये दिख रहा है, ठीक है, तो इसमें तो दो मिसिंग फिगर है, बट क्रेडिटर में एक ही मिसिंग फिगर है, तो पहले क्रेडिटर को बनाओ, क्रेडिटर का टोटल कितना हो जाएगा इधर, ठीक है। फिर इधर क्या लिखेंगे, हाँ 13 लाख, इसको हम लोग लिखेंगे बाई परचेज करके। तो क्रेडिटर बिजनेस में कैसे बनता है, थोड़ी ना मशीन को उधार में खरीदने से क्रेडिटर बनता है, खरीद सकते हैं उसका भी एंट्री क्रेडिटर होता है, बट मेन क्रेडिटर बिजनेस का क्या होता है, स्टॉक परचेज करने का क्रेडिटर दिखता है, थोड़ी ना मशीन परचेज करने का क्रेडिटर दिखता है। तो यहाँ पर हो जाएगा बाई परचेज ऑफ रॉ मेटेरियल। अब इनका तो स्टॉक, इनका मेटेरियल है क्योंकि ये लोग मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, तो ये 13 लाख आ गया। अब ये कहाँ पर जाना चाहिए, ट्रांसफर, हाँ यहाँ पर चले जाएगा, कितना लिखेंगे 13 लाख, क्रॉस पोस्टिंग हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 14 लाख, इसका मतलब पहले मेरे पास 1 लाख का मेटेरियल था और 13 लाख का उधार में खरीदा, 14 लाख का मेटेरियल हो गया है, ठीक है। अब ये दो तो मिसिंग फिगर निकाल नहीं सकते, रॉ मेटेरियल कंज्यूम निकालना पड़ेगा, तब जाके आंसर आएगा। रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालोगे, कहाँ से निकलेगा, हाँ वहां से निकलेगा, ठीक है। तो पहले मैन्युफैक्चरिंग बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग रॉ मटेरियल कंज्यूम यहाँ लिखेंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाए, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर एक एक करके जो है एडजस्टमेंट बना लेते हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है, डेप्रिशिएशन ऑन ओमिटेड मशीन, उस पे डेप्रिशिएशन कितना होगा, तो मशीन कितने का था, 10 लाख का 10% इंटू 12/12, कुछ डेट नहीं दिया है तो पूरे साल भर का डेप्रिशिएशन कितना हो जाएगा 1। तो करेक्ट डेप्रिशिएशन जो हमें लिखना पड़ेगा वो कितना हो जाएगा, ये है ऐड ही करो, तो करेक्ट डेप्रिशिएशन कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो अभी अगर हम लोग डेप्रिशिएशन लिखना चाहते हैं तो हम लोग को लिखना पड़ेगा 3 लाख, ठीक है। तो वेजेस के बाद ही डेप्रिशिएशन लिख दो, टू डेप्रिशिएशन वर्किंग नोट नंबर 1 3 लाख, फिर वर्किंग नोट नंबर 2 वेजेस का, ठीक है। तो वेजेस, करेक्ट जो वेजेस है वो कैलकुलेट करेंगे, वेजेस रुपीस कितना एक्सक्लूड होगा 50,000, रुपीस 50,000 will be excluded from manufacturing account
as manufacturing account as they pertain to office and hence will be कहाँ चार्ज होगा चार्ज इन पीएन। तो वेजेस कितना हो जाएगा यहाँ 3,50,000 था 3 लाख। फिर वर्किंग नोट नंबर 3 डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या होगा। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस टू बी एक्सक्लूडेड कर देते हैं। ठीक है, उसमें आसान होगा ज्यादा कैलकुलेशन करना कि क्या क्या एक्सक्लूड होगा। तो डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन है हमें 2,44,000। ठीक है, ये गिवन। इसमें से हटा देंगे क्या क्या हटेगा। सबसे पहले हटेगा इलेक्ट्रिसिटी का 30%, क्योंकि 30% ऑफिस का है तो लेस कर दो। इलेक्ट्रिसिटी 80,000 का 30% हटा देंगे, क्योंकि पूरा 80,000 इंक्लूडेड है और ये हम लोग को ऑफिस वाला इधर नहीं चाहिए। और एक खर्चा हटेगा क्या, डिलीवरी चार्जेस। बाकी ये सब तो आएगा ही आएगा। तो ये हो जाएगा डिलीवरी चार्जेस 20,000, तो 2 लाख हो जाएगा। अगर इसी को तुम लोग करते ना कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूडेड, तो प्रॉब्लम होता। क्या प्रॉब्लम होता, वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं, कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ता है। जैसे अगर इंक्लूडेड निकालोगे तो 80,000 का कितना लोगे 70%। फिर फ्यूल वाला ऐड करोगे, फ्रेट वाला ऐड करोगे। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस को फिर निकालना पड़ेगा अलग से। হ্যাঁ মানে এরকম হবে। এটা কত হচ্ছে বলো একবার। এইটার 70% 56 ये आएगा। ठीक है, फ्यूल चार्जेस आ जाएगा जो कि है 20,000। फ्रेट इनवर्ट आ जाएगा जो कि है 35। टोटल कितना हो जाएगा 1,11,000। ठीक है, लेकिन इधर कितना दिख रहा है 40। हाँ, अब इसमें से ये 2,44,000 जो है, तो ये 2,44,000 से तो कम हुआ। जितना कम हुआ कितना हो रहा है 1,33,000। तो इसका पहले टोटल करो, ये टोटल में कितना आ रहा है 1,55,000। তার মধ্যে আমরা কত ফাইন্ড আউট করে নিয়েছি 11,000। ठीक है, तो इसका मतलब 2 लाख। हाँ, तो अदर मतलब जो नाम इधर नहीं है लेकिन खर्चा और भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो कितना है 2,44,000 माइनस कितना आ जाएगा फिर ये 89 इसमें ऐड कर कितना आ रहा है देखो। तो 2 लाख आना चाहिए, है ना। लेकिन ये तो ज्यादा घुमा फिरा के हो गया, ये करने का जरूरत नहीं है। इसमें देखो ये लिया नहीं क्योंकि ये तो आएगा नहीं। ठीक है, ये आएगा, इसका 70% आएगा, ले लिया। लेकिन ये सबका टोटल करने से इसके साथ मिसमैच हो रहा है। मतलब और भी कोई खर्चा है जिसका नाम यहाँ पर नहीं है बट वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो इंक्लूड हो जाएगा। तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। मतलब फालतू का गलत हो सकता है शायद कैलकुलेट करते वक्त। तो इससे अच्छा है कि क्या क्या एक्सक्लूड होगा वो कर दो। ठीक है, तो 2 लाख वर्किंग नोट नंबर 3 में लिख दो 2 लाख। डायरेक्ट एक्सपेंस और कुछ था नहीं, और कुछ नहीं। अच्छा, इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट का वैल्यू निकालना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर 4 बाई ट्रेडिंग बोल के जो लिखा है वो कितना आएगा। करेंटली तो वो है
उसका कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो रिवाइज्ड बैलेंस ट्रांसफर टू ट्रेडिंग, मतलब जो बाय ट्रेडिंग बोल के इन्होंने लिखा है वो हम लोग का कितना होना चाहिए, तो वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। मुझे एक चीज बोलो, क्या ये 1794 रहेगा? नहीं ना, चेंज होगा ना। तो करेंट बैलेंस कितना दिख रहा है? अब इसमें करेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करेक्शन होगा, मतलब क्यों करेक्शन कर रहे हैं, देखो इन्होंने ये वाला वैल्यू कैसे लाया होगा, ये सब ऐड करके इनका ये आया होगा। लेकिन अभी हम लोग को ये चेंज करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये चेंज है, ये चेंज है, ये चेंज है, ठीक है। तो अगर मुझे इसको ठीक करना है तो कैसे करेंगे, तो इसमें जो वेजेस का वैल्यू इंक्लूडेड है वो हम लोग का भी कितना होगा, 3 लाख। हाँ, तो फिर इसमें से कितना लेस कर दोगे, 50,000, क्योंकि इसमें तो 3,50,000 इंक्लूडेड है, बट हम लोग को इंक्लूड कितना करना है, 3 लाख। तो कितना हटा देंगे, 50,000, ठीक है। तो लेस करो, वेजेस रिलेटेड टू, कौन सा लेस कर रहे हैं, ऑफिस, 80,000 का না না, ওটা ডাইরেক্ট দেয়া আছে, পার্সেন্টেজ না, ওটা ভুল বলে দিলাম। 80,000 এটা इलेक्ट्रिसिटी ये वाला, ये 50,000 ऑफिस डायरेक्टली दिया हुआ है क्वेश्चन। बोलो ये बात समझ में आया कि 17,94 से हम लोग क्यों 50,000 लेस करें, क्योंकि वो तो सारे गलत अमाउंट का एडिशन था, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, जो उसमें इंक्लूड नहीं होगा उसको हम लोग हटा दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वेजेस के बाद ये डेप्रिसिएशन में हम लोगों ने क्या किया, तो फिर यहाँ पर भी 1 लाख से बढ़ेगा, नहीं कितना आया था, 1 लाख ही तो। हाँ, तो ऐड करो, ऐड डेप्रिसिएशन चार्ज नॉट रिकॉर्डेड अर्लियर, नॉट रिकॉर्डेड अर्लियर, 1 लाख। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या करोगे, डायरेक्ट एक्सपेंस 2,44,000 हुआ था हम लोग का, तो हम लोगों ने क्या क्या इंक्लूड किया था। देखो हम लोग लेस कर देंगे ये जो डिलीवरी चार्जेस है, ये लेस कर देंगे। और क्या लेस होगा, ये वाला इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। लेस करो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज फॉर ऑफिस 80,000 का 30% कितना हो जाएगा, 24,000, और लेस कर देंगे डिलीवरी चार्जेस। बस, और तो कुछ नहीं करना। तो कितना आ रहा है, 18। 18 लाख आ रहा है, ठीक है। अब ये वाला लिखेंगे बाई साइड इधर, बाई ट्रेडिंग अकाउंट बोल के 18 लाख। अब इस अकाउंट को टोटल करेंगे तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बैलेंस करके आ जाए 10 लाख, 3 3 6 2 8, हाँ 10 लाख आ जाएगा। इसमें लिखेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बैलेंसिंग फिगर करके 10 लाख। अब यही वाला 10 लाख कहाँ लिखोगे, हाँ यहाँ पर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बोल के 10 लाख। तो इस अकाउंट का मतलब हो गया कि 14 लाख मटेरियल था, 10 लाख यूज कर लिया, तो अब क्लोजिंग स्टॉक में 4 लाख पड़ा हुआ रहे। ठीक है, इसमें सब ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जब करना है तो थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा। वर्किंग नोट नंबर, समझ में आया ये वाला?
अब क्वेश्चन नंबर 3, जो कि लास्ट क्वेश्चन। The following is the trial balance of Mr. Pandit for the year ended 31st March 2022. Opening stock of raw material, बोलो कहाँ? Stock of finished goods, trading, opening stock, sorry, purchase of raw material, opening stock. हाँ, land and building, balance sheet, loose tools, balance sheet, plant and machinery, investment, balance sheet, cash in hand, cash at bank, furniture, fixture, bills receivable, sundry data, सारा बैलेंस शीट, ड्राइंग्स भी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में, सैलरी, अच्छा, कोल एंड फ्यूल, फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स, मैन्युफैक्चरिंग, जनरल एक्सपेंस पीएल, एडवर्टाइजमेंट पीएल, सेल्स रिटर्न, ट्रेडिंग, बैड डेट पीएल, डायरेक्ट वेजेस फैक्ट्री बता दिया है तो फिर मैन्युफैक्चरिंग, पावर, देखो कल पूछ रहे थे ना हम लोग कि डायरेक्ट वेजेस देने से कैसे पता चलेगा, देखो दिया हुआ है फैक्ट, ठीक है, पावर, इंटरेस्ट पेड पीएल, डिस्काउंट अलाउड पीएल, कैरेज इनवर्ट मैन्युफैक्चरिंग, ये मेटेरियल लाने के लिए हो रहा है ना, क्योंकि ट्रेडिंग में तो कुछ लाना है नहीं हमें खरीद के, तो ट्रेडिंग में तो हम लोग अपना बना हुआ गुड्स ट्रांसफर करने वाले तो नहीं जाएगा, कैरेज आउटवर्ड कमीशन पेड, उसके बाद यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर, हाँ परचेज रिटर्न, नहीं ट्रेडिंग परचेज रिटर्न, ओ अच्छा हाँ मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल, हाँ यहाँ तो कुछ रिटर्न होगा तो परचेज रिटर्न नहीं होगा, वो वाला स्टॉक सेल्स रिटर्न हो सकता है, कैपिटल, बिल्स पेबल, हाँ लॉन्ग टर्म लोन, पीवीडीडी, हाँ सेल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, हाँ। अब यहाँ पर बोला है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर, तो ये कहाँ कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग, क्योंकि फिनिश गुड्स बोला है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर, तो डेटर से लेस होगा, ठीक है, और पीबीडीडी बोल के पीएल में जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी, ये एक बार पीएल में जाएगा और एक बार एसेट से कम होके बैठेगा। एक्रूड कमीशन 12,500 इज टू बी रिसीव्ड फॉर द ईयर, पीएल में जाएगा, और एक्रूड कमीशन है तो एसेट होगा, ठीक है। एक्रूड कमीशन का मतलब क्या होगा? हाँ हाँ हाँ, अर्नड बट नॉट रिसीव, ठीक है। तो इंटरेस्ट हैज एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, सेम ही है, दोनों इनकम ही है, ठीक है। सैलरी आउटस्टैंडिंग, लाइफ सैलरी सर, प्रीपेड इंटरेस्ट, लेस बोलते আমরা হ্যাঁ लेस করে দেবো इंटरेस्ट, और এটা चला जाएगा एसेट में। अच्छा यू आर इक्वल बस बोला है मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग पीएल बनाने के लिए, हम लोग बैलेंस शीट भी बना लेंगे, ठीक है, ज्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, तो कंप्लीट ही बना के। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर पंडित, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर पंडित, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस होता है, बैलेंस शीट एज 31st March 2020।
सबसे पहले है रॉ मेटेरियल, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक। अच्छा यहाँ लेकिन WIP कुछ नहीं पढ़ा ना हम लोगों ने, तो फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल मतलब रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड से स्टार्ट होगा, है ना, टू रॉ मेटेरियल कंज्यूम। ओपनिंग किच्छु नहीं, रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड, इसमें रॉ मेटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल 1,50,000। फिर बोल रहा है फिनिश्ड गुड्स, तो ट्रेडिंग में लिखो टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स है 75। फिर लिखना है हम लोग को परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, तो फिर से वही रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 5 लाख। अच्छा फिर इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग है, तो इस पे तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं था ना। हाँ ছিল ল্যান্ড এন্ড বিল্ডিং দুটো ছিল, প্ল্যান্ট এন্ড মেশিনারি, হ্যাঁ তাহলে জায়গা রাখবো আর কি, ল্যান্ড এন্ড বিল্ডিং 1 লাখ। यहाँ पर एक लाइन जगह रखना है डेप्रिसिएशन के लिए। फिर है लूज टूल्स, लूज टूल्स यहाँ नीचे लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बाद वो फर्नीचर इन्वेस्टमेंट ये सब लिखेंगे। लूज टूल्स 30,000। अच्छा फिर बोला प्लांट एंड मशीनरी 30,000, यहीं पर लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, इसमें भी डेप्रिसिएशन होता है 30,000 लेस डेप्रिसिएशन। अच्छा इन्वेस्टमेंट ये भी इधर ही लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट 25,000। अच्छा इसके बाद कैश इन हैंड, कैश एट बैंक है 20,000 है कैश इन हैंड, तो वो एकदम एंड में लिखेंगे कैश एट बैंक, उसके बाद लिखना चाहिए कैश इन हैंड। तो कैश एट बैंक है 5,000 और इन हैंड है 20,000, 5,000 और 20,000। फिर फर्नीचर एंड फिक्सचर, इस पे कोई डिप्रिसिएशन नहीं है, लैंड बिल्डिंग पे था और प्लांट एंड मशीनरी पे था, तो ये लिख दो, इस पे जगह रखने का भी जरूरत नहीं। फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर 15,000। फिर बिल्स रिसीवेबल 15,000, तो बिल्स रिसीवेबल नॉर्मली डेटर के बाद लिखते हैं, बिल्स रिसीवेबल। फिर सन्ड्री डेटर भी है 40,000, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट होगा। सन्ड्री डेटर
40,000। सन्ड्री डेटर 40,000। ड्रॉइंग्स 20,000। कैपिटल से लेस होकर बैठे, कैपिटल के लिए जगह रख देंगे, प्रॉफिट वगैरह जो भी आएगा एक लाइन जगह रख के हम ड्रॉइंग्स लिख रहे हैं। ड्रॉइंग्स हो जाएगा 20,000। फिर सैलरी दिया था उसमें एडजस्टमेंट था, ठीक है, तो पीएल में जाएगा और एक लाइन जगह भी रख देना है। ट्रेडिंग तो ज्यादा बड़ा होता नहीं है इसमें क्योंकि ज्यादा कुछ डेटा होता नहीं है। ट्रेडिंग के लिए 3 लाइन जगह रखने से ही होगा। यहाँ से लिखेंगे टू सैलरीज 20,000। इसमें एडजस्टमेंट था आउटस्टैंडिंग सैलरीज। अच्छा फिर है कोल एंड ये मैन्युफैक्चरिंग में देखो कोल एंड फ्यूल फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स, ये दोनों इसी में चला जाएगा मैन्युफैक्चरिंग। तो यहां से लिखते हैं टू कोल एंड फ्यूल टू फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स। तो कितना कितना है, कोल है 15, फैक्ट्री रेंट है 20। 15 और 20। जनरल एक्सपेंस 4,000, ये कहाँ लिखोगे, पीएल। टू जनरल एक्सपेंस 4,000। जनरल एक्सपेंसेस के बाद एडवर्टाइजमेंट 5,000। फिर इसके बाद है सेल्स रिटर्न, तो सेल्स से लेस होगा, ट्रेडिंग में सेल्स लिखेंगे वहां से लेस कर देंगे सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न है हम लोग का 10,000। फिर इसके बाद है बैड डेब्ट, उसमें भी एडजस्टमेंट नहीं, उसमें तो नहीं करेंगे, प्रोविजन में है तो डायरेक्ट लिख देते टू बैड डेब्ट को। 4,000 टू बैड डेब्ट 4,000। डायरेक्ट वेजेस उधर लिखना है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के बाद लिख दो टू डायरेक्ट वेजेस, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में और जगह रखना पड़ेगा, शायद एक रिटर्न था। टू डायरेक्ट वेजेस 80,000। पावर 30,000, तो पावर में एक पावर फैक्ट्री में आएगा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में पावर 30,000। पावर के बाद है इंटरेस्ट पेड, पीएल में जाएगा, लेकिन इसमें कुछ था ना एडजस्टमेंट, प्रीपेड था शायद, तो इसमें एक लाइन जगह रखना पड़ेगा। टू इंटरेस्ट पेड 7,000 और एक लाइन यहाँ पर जगह रखना पड़ेगा। डिस्काउंट अलाउड 3,000, तो लिख दो टू डिस्काउंट अलाउड 3,000। डिस्काउंट अलाउड के बाद है कैरेज इनवर्ड, ये कहाँ जाएगा, हाँ टू कैरेज इनवर्ड बोल के लिख देते, ठीक है। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है एक्चुअली, तो डायरेक्ट वेजेस के बाद लिख देते। अगर जगह नहीं है तो क्या करोगे, नीचे लिख दो टू कैरेज इनवर्ड 15,000। फिर है कैरेज आउटवर्ड 7,000, पीएल में जाएगा। टू कैरेज आउटवर्ड 7,000। कमीशन पेड 9,000 टू कमीशन पेड
9 था। सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर 50,000। सन्ड्री क्रेडिटर के बाद है परचेज रिटर्न, तो वो रॉ मटेरियल के वहां पर लिखना पड़ेगा 5,000, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के यहाँ पर लेस रिटर्न 5,000। अच्छा, कैपिटल 1 लाख, फिर बिल्स पेबल, कैपिटल 1 लाख, फिर बिल्स पेबल है, सन्ड्री क्रेडिटर के नीचे लिखते हैं बिल्स पेबल, बिल्स पेबल 24,000। फिर है लॉन्ग टर्म लोन 2 लाख, तो इसके ऊपर लिखेंगे लॉन्ग टर्म लोन 2 लाख। पीबीडीडी 2,000 ओल्ड वाला, पीएल में जाए। इनर कॉलम, टू पीबीडीडी ओल्ड वाला 2,000। सेल्स 8,50,000, यहाँ पर ट्रेडिंग में 8,50,000। बैंक ओवरड्राफ्ट 23,000, तो बैंक ओवरड्राफ्ट 23,000 इधर बिल्स पेबल के बाद लिख देते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट कितना 23। अब एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 1 लाख, तो बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, और इधर लिखना पड़ेगा, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कहाँ पर लिखेंगे, डेटर के ऊपर लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 1 लाख, और एक बार चला जाएगा ट्रेडिंग में बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स बोल के 1 लाख। अच्छा, फिर बोल रहा है पीबीडीडी 5% डेटर पे क्रिएट करना है, तो डेटर पे पीबीडीडी 5%, लेस पीबीडीडी एट द रेट ऑफ 5%, 2,000। 2,000, अच्छा ये कहाँ पर एडजस्ट होगा, ये पीएल में, सॉरी एडजस्ट बोल रहे, पीएल में भी जाएगा, पीएल में न्यू कितना लिखेंगे, तो फिर कुछ बनेगा नहीं, ठीक है, हमें जितना चाहिए पहले से ही अवेलेबल है, तो इस बार पीएल में हमें पीबीडीडी के लिए कुछ भी चार्ज नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, फिर ये हो गया हम लोगों का डिप्रिशिएशन, बिल्डिंग में 1,000, प्लांट मशीनरी पे 3,000, बिल्डिंग में 1,000 और प्लांट मशीनरी में 3,000, तो टू डिप्रिशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मेरा जगह कम कर दो, टू डिप्रिशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी 1,000 और 3,000, 1,000 और 3,000 टोटल हो जाएगा 4,000। चलो
अच्छा, फिर इसके बाद है एक्रूड कमीशन 12,500। बोलो ये कहाँ लिखोगे? हाँ हाँ, इधर एसेट साइड में लिखेंगे, यहाँ पर एक्रूड कमीशन बिल्स रिसीवेबल के नीचे लिख देते, एक्रूड कमीशन 12,500। और पीएल में लिखेंगे बाई एक्रूड कमीशन, क्योंकि पीएल में तो कुछ पहले से कमीशन था नहीं, तो ये डायरेक्टली लिख देंगे। $12,000 is to be received for the year. Interest has accrued on investment 15,000. वो भी लिख दो by accrued interest on investment. Investment 15,000. अब इसको भी लिख दो बैलेंस शीट में by accrued interest. सॉरी बाई क्या, डायरेक्ट लिख दो, गलती से बाई को, accrued interest on investment 15,000। फिर है सैलरी आउटस्टैंडिंग 2,000, तो ये लाइबिलिटी साइड में लिख देते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 2,000। और यही 2,000 पीएल में ऐड हो जाएगा, यहाँ जगह रखा था हम लोगों, आउटस्टैंडिंग 2,000। और प्रीपेड इंटरेस्ट 1,500, तो यहाँ पर लिख देते हैं प्रीपेड इंटरेस्ट पीएल में लिखो 1,500। और एक बार कहाँ लिखना पड़ेगा? बैलेंस शीट में एसेट साइड में प्रीपेड इंटरेस्ट को, प्रीपेड इंटरेस्ट 1,500। बस और तो कुछ है नहीं, अब हमें एक एक करके क्लोज करना है। तो सबसे पहले ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बता दो कितना है? 6,45,000। फिर 80, 15, 15, 30, 20, 50, 50 और 30, 80, 80, 1,60,000। 1,60,000 कितना हो जाएगा? ओ, डिप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी लास्ट क्लास जैसे है, आगे दिन में तो आवाज भूल कर दी। डिप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी नहीं होगा ना यहाँ पर, वो तो किस में जाएगा? हाँ, वो इसमें जाएगा ना हमारा मैन्युफैक्चरिंग। तो लास्ट क्लास भी गलती कर दिया था मैंने। टू डिप्रिशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी কত ছিল ওটা? 3,000। এবারে এটা একদম 15, 15, 30, 30, 20, 50, 50, 8,08,000 है। बाई क्या लिखोगे? बाई ट्रेडिंग अकाउंट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 8,08,000। अच्छा, अब ये वाला ट्रांसफर करना पड़ेगा ट्रेडिंग में। हाँ, टू कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग, एक तो এটাই তো ট্রেডিং ম্যানুফ্যাকচারিং 8,08,000 আসছে। আচ্ছা,
टू कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कितना आया है? 8,08,000। अच्छा ये सेल्स रिटर्न कितना हुआ? 8,40,000 और इधर है 1,00,000 क्लोजिंग स्टॉक 9,40,000 प्रॉफिट ही আসছে तो 9,40,000 इधर लिखो 9,40,000 टू जीपी कितना आ रहा है देखो 57,000 57,000 बाई जीपी 57,000 क्रेडिट साइड हो रहा है 57 और इधर हो गया 27,500 তাহলে সাত সাথে 84,500 84,500। अच्छा ये लैंड बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन हम आउटर कॉलम में लिख देते हैं, मेरा इनर कॉलम में लिखा हुआ था दोनों ऐड करके बंद। ये प्रॉफिट हाँ 24,000 24,000 सैलरी 22,000 ये ऐड कर लेना है। जनरल एक्सपेंस 4,000 एडवर्टाइजमेंट 5 बैड डेट 4,000 इंटरेस्ट प्रीपेड 7,000 माइनस 1,500 कितना है 5,500। अच्छा डिस्काउंट अलाउड 3,000 कैरेज इनवर्ट 7,000 कमीशन पेड 9,000 पीबीडीटी 0 हो गया है डिप्रिसिएशन ऑन लैंड बिल्डिंग 1,000 सब मिला के हो गया हम लोग का 24,000 नेट प्रॉफिट। अब ये ऐड कर एडजस्ट होता है तो है 24 আর 20 4,000 বাড়ছে তাহলে 1,04,000 तो 1,04,000 प्लस 2,00,000 3,04,000 4,03,000 टोटल। अच्छा ये पीवीडीटी कितना आया है डेटा पे 38 पीवीडीटी लेस करने के बाद सॉरी पीवीडीटी बोल रहा अच्छा लैंड एंड बिल्डिंग 1,000 लेस होने के बाद 99 और ये 27 प्लांट एंड मशीनरी 99 27 फिर 15 फिर 25 फिर 30 1,00,000 38 15 12 500 15 1,500 5,000 20,000 हाँ देख लो मैच हो रहा है 4,03,000। देखो यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन नहीं ये समझ में आ गया होगा समझ में आ गया होगा सभी ने तो मिलके ही किया ठीक है और लिख पाए हो तो नहीं लिख पाए तो दिखा देते कहीं पर नहीं लिखा है छूट गया ठीक है अगर हो गया तो अब हम लोग एमसीक्यू और ये ट्रू फॉल्स कर देते हैं। अच्छा बोला है देखो बाई प्रोडक्ट वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू इसको एनआरवी बोलते हैं शॉर्ट में विच एवर इज लोअर बोलो क्यों সেটা কিসের ভ্যালুয়েশন সেটা কিসের যেটা অ্যাকচুয়ালি প্রোডাক্ট হবে সেটা কিন্তু কম ভ্যালুতে এটা বিক্রি হবে এটা বলেছে বাই প্রোডাক্ট ভ্যালুড এট সেল এট সেল করতে কস্ট ভ্যালু বা যেটা এনএলভি হবে মার্কেটে বেশি যেটা হবে সেটা শুরু হবে
আমাকে আগে এটা বলো ভ্যালু ডেট মানে ওর ভ্যালুটা হবে সেটা ওকে মার্কেটে সেল করলে পাওয়া যাবে সেই পড়াশোনা। हाँ बाई प्रोडक्ट जैसे देखो कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करो, जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया था चीनी के मैन्युफैक्चर करने पे मोलासिस निकल के आता है जो एक बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। तो चीनी को मैन्युफैक्चर करने पे उसका एक वैल्यू बना होगा, तो कॉस्ट जो तुम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिख रहे हो ना, बाई कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, तो बोल रहा है बाई बाई प्रोडक्ट अगर कुछ निकल के आ रहा है तो उसको किस पे वैल्यू करोगे, उसके कॉस्ट पे। उसका क्या कोई कॉस्ट होता है, पहले बोलो कॉस्ट किस चीज का होता है। जिस चीज को बनाने के लिए हम लोग बोलेंगे कि हम लोगों ने इतना रॉ मटेरियल, इतना लेबर, इतना ये सब लगाया, उसका हम लोग कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो मुझे एंसिलरी मिल गया, ठीक है। ये तो थोड़ी ना मैंने कोई बनाया है कि हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि इसका कॉस्ट कितना है। जैसे मैंने वो गन्ने का रस का बताया था, ठीक है, जो गन्ने का जूस तुम लोग पीते हो, तो उसमें क्या होता है, उसका जो स्क्रैप निकल के आ रहा है वो स्क्रैप है, मान लो वो अगर बाई प्रोडक्ट हुआ, ठीक है। वैसे हमें पता होता है कि वो गन्ने का रस निकालोगे तो वो तो निकल के आएगा, तो उसका वैल्यू कैसे करोगे। मतलब बोल रहा है कि उसका कॉस्ट कोई निकाल सकता है नहीं, कोई भी बाई प्रोडक्ट का कोई कॉस्ट नहीं निकलता है, क्योंकि उसको बनाने के लिए हम लोग कोई इनपुट ही नहीं देते। कॉस्ट मतलब क्या है, जो इनपुट डाल रहे हो उसके खर्चे का एडिशन करने से कॉस्ट निकल के आता है। जैसे कि मैंने वो राइस ब्रान बोला था, राइस ब्रान ऑयल जो आता है, ठीक है, तो उसको जब निकालते हैं तो वो तो बाई चांस निकल के आ रहा है, हमें नहीं पता है। जैसे बटर मिल्क बोला था, ठीक है, बटर बटर बनाते वक्त बटर मिल्क निकल के आ रहा है, तो बटर का कॉस्ट बता देंगे, क्योंकि बटर बनाने के लिए हम लोगों ने मलाई जमा किया, ठीक है, उस पे हम लोगों ने प्रोसेसिंग किया, उसके बाद बटर निकला। लेकिन बटर मिल्क हम लोग को थोड़ी पता था कि निकल जाएगा, ठीक है। तो फिर वो हम लोग का बाई प्रोडक्ट है। बोल रहे बाई प्रोडक्ट को कैसे वैल्यू करोगे, तो उसका तो कोई कॉस्ट हो ही नहीं सकता है, तो उसको कैसे वैल्यू करोगे। मार्केट में जितने में बिक गया वही मेरा कॉस्ट है उसका। मार्केट में मेरा मोलासिस बटर मिल्क जितने में बिक जाएगा वही उसका क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। उसका अलग से कोई कॉस्ट नहीं होगा कि उस पे तुम लोग प्रॉफिट जोड़ के कुछ ले लोगे। उसका कॉस्ट मतलब क्या, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ के सेल प्राइस निकालोगे। बाई प्रोडक्ट का उस तरीके से सेल प्राइस नहीं निकलता है, वो जितने में बिक गया वही तुम्हारा सेल प्राइस है, वही तुम्हारा उसका कॉस्ट है, ठीक है। वही मतलब वो एक्स्ट्रा हो गया, उसका कोई कॉस्ट कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इस হ্যাঁ সেই জন্য তোমরা ভুল বলেছিলে না, ফলস। এটার কোনোদিন কোনো কস্ট বের করতে হবে, মোলাসিসের কস্ট সে বের করবে কি করে, সে কি মোলাসিস বানাতে বসেছিল, তার জন্য কোনো ইনপুট দিয়েছে না। ও যত আখের রস টস যা ব্যবহার করা হয়েছে, মেশিনের খরচা সবকিছু সব চিনি বানাবার জন্যই করা হয়েছে। চিনির কস্ট জিজ্ঞেস করলে বলে দেবে যে এত কিলো এত আখের রসের থেকে এতটা চিনি হয়, বা এই খরচা হলো, এটা হলো। মোলাসিসের কি করে বলবো, ওটা তো অ্যান্সিলারি প্রোডাক্ট, ঠিক আছে। देखो बोल रहे the manufacturing account is prepared to ascertain the profit or loss on the goods produced। हाँ ascertain the profit or loss on the goods produced नहीं, cost of goods produced, ठीक है। if there remain unfinished goods at the beginning and at the end of accounting period, cost of such unfinished goods is shown in the manufacturing account। वर्क इन प्रोग्रेस, अनफिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स, ये सब हम लोग बोल सकते हैं इसको, है ना। तो देखो ये मैन्युफैक्चरिंग में ही ना दिखेगा, क्योंकि जो आधा अधूरा बना हुआ गुड्स है वो बाद में जब रेडी होगा तो उसका खर्चा कौन सा अकाउंट लेगा, वो फैक्ट्री में ही बनेगा, और फैक्ट्री का खर्चा ही तो कौन लेता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट लेता है, ठीक है। फिर बोल रहे हैं देखो रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड का मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मेटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मेटेरियल, यही तो करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ रिटर्न देता तो वो भी कंसीडर कर लेते, बाकी जो दिया हुआ है वो सही है, ठीक है। अगर डायरेक्ट एक्सपेंस भी दे सकता था, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस रिलेटेड टू मटेरियल, ठीक है। फिर बोल रहा है द ट्रेडिंग अकाउंट मीन शोन द क्वांटिटीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स रॉ मटेरियल एंड डब्ल्यूआईपी। हाँ ये दिखाता है रॉ मटेरियल या डब्ल्यूआईपी, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट दिखाएगा। ओवरहेड इज डिफाइंड एज टोटल कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट। ये बात ही तो गलत हो गया, क्योंकि इस चीज का मतलब ही क्या होता है, इसको ओवरहेड बोलते हैं, इनडायरेक्ट को ही ओवरहेड बोलते हैं।
मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय एन एंटरप्राइज एंगेज्ड इन ट्रेडिंग। नहीं, मैन्युफैक्चरर है तो वो ट्रेडर क्यों बने? ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? फॉल्स। बोल रहा है अंडर स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग WIP इन द पीरियड विल अंडरकास्ट कॉस्ट ऑफ अंडरस्टेट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन दैट पीरियड, ओवरस्टेट करंट एसेट, अंडरस्टेट नेट इनकम इन द पीरियड, नन ऑफ द थ्री। तो पहले तो क्वेश्चन समझना पड़ेगा। अंडर स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग WIP मतलब क्लोजिंग WIP कहाँ दिखाते हो? मैन्युफैक्चरिंग। तो मान लो ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, ठीक है। अब इसमें हाँ, कम दिखा दिया तो हम लोगों ने बाई क्लोजिंग WIP ये मान लो दिखाना था 100, ठीक है। हम लोगों ने गलती से या फिर किसी भी रीजन से ये कम दिखाया हुआ है। मान लो ये दिखाया हुआ है 90, ये दिखाना चाहिए बट ये दिखाया हुआ है। तो बोल रहा है क्या इम्पैक्ट आएगा? बोल रहा है ये वाला क्यों होगा बोला तो? ক্লোজিং স্টকের ভ্যালুটা কম দেখানো আছে মানে মানে কনজিউম দেখাচ্ছে বেশি হয়ে আছে সেই অনুযায়ী क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाने का मतलब ये हो जाएगा कि हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड क्या दिखेगा? ज्यादा दिखेगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड ज्यादा दिखेगा। अब उसके अगेंस्ट में हमें मतलब एक्चुअली क्या होता है, देखो सिंपल सा बात है कि अगर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को, ठीक है, कम दिखाते हैं या WIP बोला है नॉर्मल, अगर तुम लोग ट्रेडिंग के हिसाब से देखोगे तो देखो मान लो क्लोजिंग स्टॉक मैंने इधर 100 दिखा है, इधर मान लो मैं हम फिनिश गुड्स के रेस्पेक्ट में समझा रहे 90 दिखा है। इधर मान लो हम लोग का था 80, इधर मान लो 80 था, तो इधर प्रॉफिट कितना आएगा और इधर प्रॉफिट कितना आएगा? 10। तो क्लोजिंग स्टॉक के साथ प्रॉफिट का रिलेशन हमेशा क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो प्रॉफिट क्या है? ज्यादा। ये देखो क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा तो प्रॉफिट ज्यादा, क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाने पे प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम। तो क्लोजिंग स्टॉक के साथ प्रॉफिट का रिलेशन प्रोपोर्शनेट होता है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ तो प्रॉफिट कम, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हुआ तो प्रॉफिट ज्यादा। तो अब यहाँ पर बोला है देखो अंडर स्टेट, क्योंकि हम लोगों ने क्लोजिंग WIP क्या दिखाया है? कम दिखा है, तो हम लोग का इनकम पूरे पीरियड का क्या दिखेगा? इस कंसेप्ट की वजह से कम दिखेगा, ठीक है। और ये जो ओवरस्टेट करंट एसेट दिया ये तो नहीं होगा। क्लोजिंग स्टॉक अगर हम लोगों ने कम दिखाया तो ओवरस्टेट तो करंट एसेट नहीं हो सकता है, होने पे ज्यादा हो सकता है, ठीक है। और ओवरस्टेट बोला है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग इन दैट पीरियड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग वो हम लोग का अंडरस्टेट बोला है, अंडरस्टेट तो नहीं होगा। क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर हम WIP कम दिखाए हैं, जैसे मान लो मेरा इधर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में टोटल करके 100 आया, इधर मैंने 80 दिखाया है, तो अगर मेरा क्लोजिंग WIP मैंने 80 दिखाया है तो ट्रेडिंग में ट्रांसफर कितना होगा? 20। और अगर हम ऐसे कर देते, इधर मान लो 100 है, ठीक है, और इधर मैंने दिखाया 70, तो हम कितना ट्रांसफर करते? 30। तो देखो अगर क्लोजिंग WIP मेरा कम है, ठीक है, तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड क्या हुआ? ज्यादा। नॉर्मल बात है ना। इधर अगर 100 दिखाया, मैंने 100 रुपए खर्चा किया, हम बोल रहे हैं उसमें से 70 रुपीज का मेरा सेमी फिनिश गुड्स है, तो फिर फिनिश गुड्स कितना है? 30। और सेमी फिनिश गुड्स अगर और भी ज्यादा होगा तो फिनिश गुड्स ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये वाला गलत, ये वाला गलत, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? सही। बाकी वो रिलेशन भी होता है, मतलब होता है नहीं, वही वही आंसर का वो भी पार्ट हो गया कि क्लोजिंग स्टॉक के साथ हमारा प्रॉफिट का रिलेशन क्या है? प्रोपोर्शनेट, ठीक है। तो ये चाहो तो लिख सकते हो, क्लोजिंग स्टॉक के साथ प्रोपोर्शनेट होता है हम लोग का प्रॉफिट, ठीक है। इसका मतलब होता है कि क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से प्रॉफिट क्या होता है? बढ़ता है। और क्लोजिंग स्टॉक कम होने से प्रॉफिट क्या होता है? कम होता है। ओपनिंग स्टॉक के साथ उल्टा रिलेशन होता है। ओपनिंग स्टॉक के साथ इनवर्स रिलेशन होता है प्रॉफिट का। अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा, और अगर ओपनिंग स्टॉक कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। ये प्रोपोर्शन, ये इनवर्स लिखा है, ये प्रोपोर्शन का साइन है, ठीक है। जैसे ओपनिंग स्टॉक का अगर एग्जांपल देखोगे, मान लो इधर 80 है, इधर 100 है, तो प्रॉफिट 20 आएगा, ठीक है। जैसे ही ओपनिंग स्टॉक को
और कम कर दिया तो ये देखो इधर प्रॉफिट कितना आ गया, 30 आ गया। मतलब ओपनिंग स्टॉक देखो, ओपनिंग स्टॉक जब 80 था तो प्रॉफिट कितना था, कम 20। जैसे ओपनिंग स्टॉक मैंने 70 कर दिया मतलब कम कर दिया, प्रॉफिट हम लोग का क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल समझ सकते हैं। इधर क्लोजिंग स्टॉक का ऐसे दे लो, इधर 100, इधर 80, तो इधर हो गया 20, और इधर क्या करना है, 100 ही रखना है, इसको फिक्स रखना है। इधर 70 कर दोगे तो इधर क्या हो जाएगा, 30। देखो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, अच्छा इसको तो बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए मतलब इधर वाला एग्जांपल में ऐसे क्लोजिंग स्टॉक 120 कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 4। तो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ गया, कम होने से प्रॉफिट कम हो जाएगा। अच्छा, आप देखो बोल रहे हैं सेल्स इज इक्वल टू, सेल्स का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस, ऑप्शन बी डी, बी मैम बी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस। हाँ, सेल्स का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्लस जीपी। ठीक है, तो बेच के जो प्रॉफिट आता है उसे जीपी बोलते हैं। तो ये कॉस्ट कौन सा होता है, जो गुड्स बेच दिया उसी से तो सेल्स निकालते हैं, जो बेचा, तो कॉस्ट ऑफ उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, ये क्यों गलत है, क्योंकि जीपी लेस थोड़ी होता है, कॉस्ट के साथ प्रॉफिट ऐड होता है। यहाँ पर ये वाला सही है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस, ये तो उल्टा ही लिखा हुआ है, प्रॉफिट से थोड़ी कॉस्ट माइनस होता है। और ये दिया है नेट प्रॉफिट प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। नेट प्रॉफिट मतलब बिजनेस का सेल के बाद जो बिजनेस एक्सपेंसेस पे करने के बाद जो आता है उसे नेट प्रॉफिट बोलते हैं। ये तो बिल्कुल गलत दिया हुआ है, टू का बी हो जाए। इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आर आल्सो कॉल्ड ऑल, हाँ इसको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड तो बोलते ही है, प्रोडक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन एक ही बात है। और इसको वर्क्स भी बोलते हैं, वर्क्स ओवरहेड है, ये तीनों नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑल ऑफ द थ्री हो जाए। सेल्स वैल्यू ऑफ द बाई प्रोडक्ट इज क्रेडिटेड टू, हाँ तो बाई प्रोडक्ट फैक्ट्री में ही बनता है तो उसका सेल वैल्यू में फैक्ट्री के लिए यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में दिखाना पड़ेगा। फिर बोल रहा है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट शोज टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट, इट प्रोवाइड्स डिटेल ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, इट फैसिलिटेट्स रिकंसिलिएशन ऑफ फाइनेंशियल बुक्स विद कॉस्ट रिकॉर्ड्स, ऑल ऑफ द थ्री। तो टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द फिनिश गुड्स ये तो दिखाता ही है, तो जो टोटल कॉस्ट आता है उसी को तो तुम लोग बाय ट्रेडिंग बोल के लिखते हो, और जो कॉस्ट लगे, हाँ फैक्ट्री का ही तो डिटेल्स मैन्युफैक्चरिंग नाम के अकाउंट में हम लोग दिखाते हैं। और ये वाला जो है ये समझा देते हैं, ये दोनों होगा, ये समझ में आ रहा है, आंसर ये होगा, ये वाला भी होगा, इसका मतलब बता देते हैं कि रिकंसिलिएशन ऑफ फाइनेंशियल बुक्स विद कॉस्ट रिकॉर्ड। जैसे तुम लोग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़े हो, ठीक है, वहां पर क्या क्या रिकंसिलिएशन, बैंक वाले के पास बैंक वाला कैश बुक के बैंक कॉलम के साथ बैंक का जो अकाउंट बना हुआ है उसमें हमारा जो डिफरेंस आता है कि हम लोग बोल रहे हैं हमारे कैश बुक का बैंक कॉलम ये बैलेंस दिख रहा है जबकि हमारे बैंक अकाउंट में ये बैलेंस दिख रहा है, उसका डिफरेंस। तो यहाँ पर फाइनेंशियल बुक के साथ कॉस्ट बुक का डिफरेंस दिखता है। क्यों दिखता है पता है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है वो अगर कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, छोटे ऑर्गेनाइजेशन का बात नहीं कर रहे, तो वो कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट को मेंटेन करने के लिए एक अलग अकाउंट बनाता है, फाइनेंस को मेंटेन करने के लिए अलग अकाउंट बनाता है। तो फाइनेंस जो मेंटेन करते हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटेंट होते हैं, ठीक है, और ये कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटेंट, हाँ कॉस्ट अकाउंटेंट क्या डिटेल्स रखता है पता है, अपना सिर्फ कॉस्ट का डिटेल्स रखता है कि कितना खरीदा और उसमें से कितना यूज किया, मतलब मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने से लेके जो एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू है वहां तक। लेकिन बाकी देखो ये जो दूसरा दूसरा खर्चा होता है ना, जैसे हो गया मान लो ऑफिस रिलेटेड कुछ खर्चा, ये सब ये लोग रिकॉर्ड नहीं करता, ये सिर्फ अपना फैक्ट्री का खर्चा रिकॉर्ड करेगा, फैक्ट्री रिलेटेड सारा खर्चा रिकॉर्ड करेगा। तो अब इनके हिसाब से जो प्रॉफिट निकलता है नेट प्रॉफिट, और जो ये वाले हैं फाइनेंस वाले, उनका डिफरेंसेस आ जाता है कभी कभी। क्यों आता है, देखो जैसे डिविडेंड दिया तो डिविडेंड का रिकॉर्डिंग क्या कॉस्ट वाला करेगा, नहीं, ठीक है, वो करेगा। इंटरेस्ट दे रहा है लोन का तो क्या वो, नहीं, ठीक है, मतलब फाइनेंस वाला करेगा, ये लोग नहीं करेगा। तो ऐसा बहुत सारा खर्चा है, ये लोग रिकॉर्ड करता है और ये लोग नहीं करता, या फिर ऐसा बहुत सारा डेटा,
नहीं, ये कॉस्ट वाले सिर्फ कॉस्ट का ही बनाते हैं, ठीक है। अब और एक चीज भी होता है, जैसे मान लो इनका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करने का रूल्स अलग था, उन्होंने अपना अलग रूल्स फॉलो किया, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो सकता है, डिफरेंसेस दिख सकता है प्रॉफिट में, ठीक है। इन्होंने डिप्रिशिएशन अलग चार्ज किया, मतलब देखो इन्होंने अपना प्लांट मशीनरी का डिप्रिशिएशन अपने हिसाब से चार्ज किया, लेकिन जो फाइनेंस वाले हैं वो भी प्लांट मशीनरी का डिप्रिशिएशन दिखा सकते हैं, लेकिन वो अलग मेथड, कोई एसएलएम फॉलो कर रहा है, कोई मान लो, हाँ, तो फिर उसमें क्या हुआ, दोनों में क्या आ जाएगा, डिफरेंस। कुछ चीज तो मिसिंग होता है, ये करता है वो नहीं करता है, कुछ चीज होता है कि दोनों का अलग अलग वैल्यू आ गया, ठीक है। जैसे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इसने अलग कैलकुलेट किया क्योंकि इसका वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक मेथड अलग था, उसका अलग था। तो ये जो डिफरेंसेस दिखता है दोनों बुक्स में, इसको रिकंसाइल किया जाता है, चेक किया जाता है कि क्यों फर्क हुआ। फिर उसको जैसे तुम लोग बीआरएस बनाते हो वैसे इसका भी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनता है, जो कि इंटर में कॉस्ट में पढ़ाया जाता है, बीकॉम में भी कॉस्ट में ये पढ़ाया जाता है, ठीक है। अभी पढ़ाया जाता है कि नहीं पता, बट पहले तो था। तो ये जो है, ठीक है, तो फिर ये अगर हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का, तो फिर रिकंसिलिएशन करोगे कहाँ से, रिकॉर्ड तो होना चाहिए। तो फिर इसमें भी काम आता है, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ। बस और कुछ नहीं है, ये वाला कंप्लीट हो गया। तो आज हम लोग यही वाला करते हैं, नेक्स्ट क्लास में दूसरा कोई चैप्टर, ठीक है, ठीक है। बाय मैम, Bye. थैंक यू।